ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। रेंज फाइंड करने से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें एक है गिवन। क्वेश्चन दिख रहा है ना लिखा हुआ? ओके, एफ such that real number to set A defined by fx is equal to x square upon x square plus 1 is surjective, then find the set A is surjective, then find set A। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है जिसमें आर मतलब डोमेन, ठीक है, जो पहले लिखा होगा वो डोमेन, तो डोमेन है रियल नंबर्स टेंड्स टू सेट ए डिफाइंड बाई एफ एक्स। अब ये जो सेट ए है ना, ये है कोडोमेन, याद रखिएगा। ठीक, इसका मतलब होता है डोमेन और इसका मतलब होता है कोडोमेन। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, याद जरूर रखना इस बात को आप। इसका मतलब है डोमेन और इसका मतलब है कोडोमेन। ठीक, ठीक है, विजिबल या नहीं? ठीक है, विजिबल है। डोमेन एंड कोडोमेन। देन एफ एक्स डिफाइन किया गया इज सर्जेक्टिव। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो भी फंक्शन है ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब ये ऑन टू है। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? ऑन टू होना। ठीक है, सर्जेक्टिव लिखा है ब्रैकेट में लिख लो ऑन टू, ताकि आपको याद भी रहे, वैसे बताया हुआ है। इज एन ऑन टू फंक्शन देन फाइंड द सेट ए। तो हमें सेट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सेट ए की वैल्यू क्या होगी। सेट ए का क्या इंटरवल आएगा, वो पूरा रियल नंबर होगा या कोई पर्टिकुलर सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, मगर अब एक चीज ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है वो, अगर यहाँ सब्जेक्टिव बोल दिया जाए या ऑन टू बोल दिया जाए, ठीक है, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है जिसके लिए सभी इमेजेस की एक प्री इमेज जरूर होगी, कम से कम एक प्री इमेज। करेक्ट, ये डेफिनेशन है कि एफ एक्स इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन ओनली इफ देयर इज एटलीस्ट वन प्री इमेज फॉर एवरी इमेज। करेक्ट, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू बोल दिया गया, इसका मतलब कोडोमेन जो होगी ना वो खुद ही रेंज हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, इन केस ऑन टू फंक्शन देन कोडोमेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स रेंज। ठीक है, कल एक एग्जांपल किया भी था -1 से 1 जिसमें डिफाइन कर रखा था एक्स को। ठीक है, 1 1 ऑन टू वाला, तो उसमें क्या हुआ था देखो, रेंज जब हमने फाइंड आउट की थी तो वही तो आई थी -1 से 1, और वो एक्चुअल में कोडोमेन ही तो गिवन थी हमको। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी, ये एक हमेशा बाद वाले सेट कोडोमेन होगा, मगर ऑन टू अगर बोल दिया जाए या बाइजेक्टिव बोल दिया जाए, दोनों में से कुछ भी बोल दिया जाए, आइदर ऑन टू और बाइजेक्टिव, या बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू हो गया ना, उसमें भी तो ऑन टू इंक्लूड हो चुका है। तो अगर ऑन टू या बाइजेक्टिव आता है तो आप याद रखेंगे सेट ए विल बी रेंज ऑल्सो, यही रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता लग गया सेट ए ही रेंज है। ठीक है, बोला क्या है यहाँ पे, फाइंड सेट ए। ए ही फाइंड करना है, मतलब रेंज ही फाइंड करनी है। करेक्ट, रेंज ही फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड करने का तरीका आपको याद है कैसे करते थे हम? तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिख दिया था सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? इसकी डोमेन, ये फंक्शन गिवन है, डोमेन गिवन है, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। करेक्ट, तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते थे, वाई लेट करते थे हम। तो हमने इसको लेट कर लिया, लेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ठीक है इस तरह से स्टेप आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड रखेंगे और इस वाई को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो वाई माइनस वन बन जाएगा इधर, ठीक है ना, और इज इक्वल्स टू में ये इधर आके माइनस वाई बन जाएगा, करेक्ट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स एक्स बराबर, देखो वाई में रूट में अगर हम मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट आने से पहले हमें माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देना है इधर, तो वन माइनस वाई बन जाएगा ये, यानी ये ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है। देन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में वाई अपॉन वन माइनस वाई, ओके, ये मिल गया फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मिला है, ठीक है। अब जब इनवर्स फंक्शन फाइंड हो ही चुका है तो अब हमें इनवर्स फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, और जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी दैट विल बी द रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन ए सॉरी एफ एक्स। तो ये आ चुका है हमारा इनवर्स फंक्शन। अब इसकी हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से देखो स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट में जो है ये वैल्यू हम लिख देते हैं कि यहीं लिख देते हैं, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन y अपॉन वन माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा केवल तभी ये एग्जिस्ट करेगी, ठीक। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक y मिल चुका है और एक ये वन माइनस वाई मिल चुका है ना, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन मिल चुके हैं। हालांकि इसको हमें करना ऐसे पड़ता है कि हमें यहाँ पे ना ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक फ्रैक्शन है, ध्यान से देखो तो फ्रैक्शन कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव फ्रैक्शन कब होती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम हो, मीन्स आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो हमें दो केस अराइज करके फिर कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बेटर है हम y और वन माइनस वाई को एक साथ फैक्टर लिख देंगे, ठीक है, क्लियर हो रही बात। नाउ y वन माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमें ये ढूंढना है। तो अब इसके लिए दो फैक्टर हैं तो नंबर लाइन बना देंगे हम, हमने नंबर लाइन बना दी, दो नंबर्स आ रहे हैं दोनों ही। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना एक चीज, आप वन नहीं हो सकता, तो वन जब हम लिखेंगे तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो ये वन है, इसको तो किया नॉट इंक्लूड, और जो दूसरी वैल्यू जीरो वो हो जाएगी इंक्लूडेड, ठीक, वेव बना देंगे, वेव बना दी हमने। अब इधर है इन्फिनिटी और इधर है माइनस इन्फिनिटी, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू रख के देखनी है, ठीक है। तो हम वन से बड़ी वैल्यू टू रख देते हैं, इधर टू रखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये तो आ गया निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब आप देखो कि इसकी एग्जिस्टेंस कब आई, जब y की जो वैल्यू वो कहाँ लाई कर रही है, जीरो से वन, जीरो क्लोज्ड है बट वन नॉट इंक्लूडेड है, मीन्स यहाँ से हमें पता लग गया y बिलोंग्स टू जीरो से वन, बस यही रेंज है, ठीक। अगर ये रेंज है तो यही सेट ए है, तो सेट ए जो है वो कहाँ से, सेट ए यही सेट ए होगा, ठीक है, रेंज जीरो से वन, वन इंक्लूडेड नहीं है मगर जीरो इंक्लूडेड है। तो इस तरह से रेंज फाइंड करने के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। और भी बहुत सारे टाइप के हैं, सब आपको करवाए हुए हैं मैंने 11th क्लास में। तो रेंज फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो वही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब चांस तो कम है आने में, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम चांस जो है वो क्वेश्चन जो अराइज होगा वो
या तो उसका होगा रिलेशन का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वो वाला टाइप इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर फंक्शन से हो सकता है। तो फंक्शन में क्या क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपोजिशन तक हो सकता है, या फिर ये डोमेन रेंज आ सकते हैं बस। ठीक है, डोमेन रेंज के क्वेश्चन भी मैक्सिमम चांसेस स्मॉल क्वेश्चन आने के, शॉर्ट टाइप के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे अभी। एफ फ्रॉम फंक्शन डिफाइंड है 3 to infinity to a set a। ठीक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज ए बाइजेक्शन। ठीक है, ये बाइजेक्शन है, फाइंड ए, फाइंड सेट ए। सेम है बिल्कुल, ये क्वेश्चन एफ गिवन है हमें। अब देखिए ये डोमेन है, और क्योंकि इसने बाइजेक्टिव बोल दिया ना फिर से, तो बाइजेक्टिव बोलने की वजह से ये जो ए सेट है यही रेंज है। ठीक, अब ये कोडोमेन नहीं है, मतलब कोडोमेन तो है ही, साथ ही साथ यही रेंज भी है, तो हमें फिर से सेट ए फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे हम। डोमेन पहले ही बता रखी है, ऑलरेडी बता रखी है डोमेन। ठीक, अब हमें रेंज फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम, क्या करना होगा हमें, इस फंक्शन को हमें कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा कंप्लीट स्क्वायर करेंगे हम। तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं वाई लेट करके, और वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, इस वाले टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/2 3 बन जाएगा। तो ये मिल गया हमें 2ab, है ना। इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें 2 और x को एज इट इज रहेंगे बस 3, तो हमें पता लग गया b की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया है, और इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, राइट। तो अब ये जो टर्म है हमारा क्या बन गया, x-3 होल स्क्वायर, मतलब ये बन चुका है x-3 होल स्क्वायर, और 11 - 9 एक साथ आएंगे। कैसे आया टर्म देख लो, जिन जिन टर्म पे डॉट लगा रहा हूँ, एक टर्म, ये पूरा है दूसरा टर्म, और साथ में ये तीसरा टर्म। इन तीनों की हेल्प से तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर, और 11 - 9 ये होती है। ठीक है, तो अब y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुकी, कितनी आ गई, और y बराबर x-3 होल स्क्वायर प्लस 2, 11 - 9 तो 2 होता है। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। क्लियर हो रही बात, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो अब जब ये वैल्यू हमें मिल चुकी है तो अब हमें रेंज फाइंड करनी है ना। रेंज फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ जो पहला टर्म आ रहा है, ये आ रहा है कंप्लीट स्क्वायर हो चुका, मतलब ये होल स्क्वायर है। और होल स्क्वायर आप जानते हैं कि होल स्क्वायर की वैल्यू 0 से कहाँ तक लाई करती है, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, नाउ x-3 होल स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, करेक्ट। ये 0 से इन्फिनिटी में लाई करेगा। ठीक है, अब क्योंकि साथ में 2 भी है, तो 2 हम ऐड करेंगे, और करके लिख देते हैं। तो हमने जैसे ही 2 ऐड करेंगे, 0 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा इधर, और ये x-3 होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ इन्फिनिटी में 2 ऐड करो, नो चेंज, इन्फिनिटी रहेगा वो तो। ये देखो ध्यान से, x-3 होल स्क्वायर प्लस 2, यही तो y था, तो हमें पता लग गया यहाँ से कि जो y है वो
2 से इन्फिनिटी में लाई कर रहा है। तो अब हमें सेट ए क्या मिल गया, तो हमारे पास ए सेट आ चुका है, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, रेंज क्या आ गई है 2 से इन्फिनिटी, और सेट ए वो भी क्या हो गया 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब 2 से इन्फिनिटी क्योंकि सेट ए बोला गया तो चाहो तो पूरा ऐसे ही लिख दो, क्योंकि ये इंटरवल भी तो सेट ही होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक और तरीका भी हो सकता था इसको लिखने का, वो क्या हो सकता था, सेट ए एक्चुअली वाई की वैल्यूज को डिनोट कर रहा है, तो हम लिख सकते थे वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू जो है 2 से इन्फिनिटी तक, मतलब ऐसे करके और करके लिख सकते हैं ऐसे, वाई सच दैट जो वाई है वो 2 से इन्फिनिटी लाई कर रहा है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 भी लिखा जा सकता है इसे। बस यही हो गया हमसे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, अगर हमसे रेंज पूछ ली जाए तो हम रेंज को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुई बात। ठीक है, अगर रेंज के क्वेश्चन आ जाएं तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और भी रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पी अपॉन क्यू वाले टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे आपको एक्सप्लेन पहले भी किए हुए हैं। तो जो एक्सप्लेन किया हुआ है उनकी हेल्प से नोट सभी को बने हुए हैं, सभी के पास हैं, तो आप उनकी हेल्प लेके जरूर से सॉल्व करके देखना। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा मिले। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक और बताता हूँ मैं। जैसे एफ एक्स डिफाइन कर दिया गया इस तरह से, 2 sin x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया गया है, और पूछा गया फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। क्लियर, ये क्वेश्चन है, तो अब इसके लिए हमें रेंज फाइंड करनी है। अब हम रेंज कैसे फाइंड आउट करें इस क्वेश्चन की, क्या पूछा गया देखो, ये फंक्शन डिफाइन किया गया 2 sin x प्लस कॉस एक्स, और रेंज पूछी गई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर केवल sin x लिखा होता, केवल cos x लिखा होता तो रेंज बहुत इजी होती फाइंड आउट करनी। एक सेपरेट हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे, 2 sin x प्लस कॉस एक्स लिखा है। अगर केवल साइन के हम रेंज की बात करें तो सभी को याद है कहाँ से कहाँ लाई करती है साइन एक्स की रेंज, साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है। और यहाँ पे गिवन भी होगा, अगर कुछ भी नहीं गिवन है, यहाँ जैसे कुछ गिवन नहीं है फिलहाल, तो इसकी डोमेन क्या मानी जाएगी, रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो डोमेन तो है रियल नंबर, मगर पूछे गए वाई की वैल्यू जो है रेंज। तो हमें रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, वही काम, सबसे पहले स्टेप लेट वाई 2 sin x प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत बार एक बात बताई है, बहुत बार, जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स दो ऐसे टर्म अलग अलग आएंगे, ठीक है, जैसे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है ना, ये एक तरीके से ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1। ठीक, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का टर्म जब भी लिखा आ जाए, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि तब हम ऐसे क्वेश्चन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, याद करो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, जब लाइन को हमें कौन से फॉर्म में रिजॉल्व करना होता था, याद आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, उसमें भी हमने ये चीज यूज की हुई है। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की जब रेंज फाइंड करनी बताई थी मैंने, तब भी आपको बताया था कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू है 1, ऐसे समझ लो इसे कि साइन के साथ जो वैल्यू है वो बेस है, कॉस के साथ में जो वैल्यू वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू मिल गई हमें 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई हमें 1। तो अब हम फाइंड क्या करेंगे, बताओ क्या फाइंड आउट करोगे, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। ठीक है,
क्यों करते हैं उसका रीजन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि साइन थीटा या कॉस थीटा इसकी रेंज फाइंड करनी इजी होती है और हम कर भी लेते हैं, मगर के जब दो फंक्शन ऐसे एडिशन में लिखे हो इनकी डोमेन फाइंड करना तो इजी है, इसकी अलग से डोमेन फाइंड करो, इसकी अलग से डोमेन फाइंड करो और उनका इंटरसेक्शन कर दो, सबसे सिंपल तरीका है ये, ठीक। लेकिन जब ये आता है ना ऐसे लिख के कि रेंज फाइंड करनी, तो रेंज में वो कंसेप्ट नहीं यूज हो पाता कि हम एक फंक्शन की रेंज करें दूसरे की रेंज करें कॉमन रेंज, जी नहीं, ऐसे नहीं होता। हमें पूरे फंक्शन की रेंज एक फाइंड करनी थी, जैसे यहाँ पे भी ऐसे तो इसकी रेंज देखे तो 0 से इन्फिनिटी होती है, ठीक है, ये भी 0 से इन्फिनिटी होता है, और 11 एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक, वो हमेशा 11 रहेगा। तो फिर कॉमन अगर हम लेते हैं तो हमें 11 ही मिलनी चाहिए थी ना रेंज, क्योंकि तीनों का कॉमन तो केवल 11 है, ये 0 से इन्फिनिटी ये सारे रियल नंबर और ये केवल 11 है। क्लियर हो रही बात, इसमें नेगेटिव नंबर भी माइनस भी आ रहा है, तो रेंज के लिए ये कंसेप्ट नहीं अप्लाई हो पाता। इसी वजह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब देखो दो जब अलग अलग टर्म है तो आपको ये पता है कि हम साइन ए प्लस बी या फिर कॉस ए प्लस बी को ही फॉर्म करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम एक चीज याद रखो, चाहे साइन में फॉर्म करो चाहे कॉस में फॉर्म करो, केवल एक याद रखो, ठीक है, तो हम साइन वाला कंसेप्ट याद रखते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सबको याद है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो ये साइन ए लिखा हुआ है टर्म, मतलब साइन ए अगर ये है तो जो साथ में होगा वो कॉस बनना चाहिए, कॉस का टर्म बनना चाहिए, कॉस बी बनना चाहिए, तो लेकिन केवल टू लिखा हुआ है और आपको पता है टू कॉस बी नहीं हो सकता, जब तक डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं आएगी तो कॉस थीटा तो फॉर्म होगा नहीं। ऐसे ही कॉस एक्स लिखा हुआ है यानी साथ में साइन एक्स होगा, तो वन तो हमें दिख रहा है, मगर जब तक यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा तब तक हम इसे भी साइन थीटा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइन के साथ बेस, बेस क्यों, क्योंकि कॉस का टर्म बनाना है इसलिए, तो ये बेस की वैल्यू है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या ए और बी होते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गेटिंग द पॉइंट। तो इस वजह से हम ये करते हैं, तो अब हमें पता लग गया हमें क्या करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही करने वाले हैं, तो हमने इसको और करके क्या लिखा, y बराबर कितनी आ रही है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5, तो √5 से मल्टीप्लाई कर दिया और √5 से ही डिवाइड भी करेंगे, तो 2 साइन एक्स अपॉन में जो √5 है वो यहाँ लिख दो, प्लस 1 कॉस एक्स और अपॉन में जो √5 है वो इसके नीचे लिख दो, ये हो गया टर्म ऐसा, क्लियर। और हमने किया क्या, वो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √5, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ये हमने लिख दिया है, ठीक। तो अभी ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 तो बाहर ही कॉमन रहेगा ब्रैकेट में, ये हो गया कॉस बी, ये साइन एक्स है तो साइन एक्स पहले लिख दो, इंटू में जो है वो कॉस, इसको अल्फा मान लो, ये कॉस अल्फा हो गया, प्लस कॉस एक्स और ये साइन अल्फा हो गया, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा ये टर्म। अब इसको हमने क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये √5 और साइन ए प्लस बी दैट इज साइन एक्स प्लस एल्फा, राइट, इस तरह से बन गया, ये वैल्यू मिल गई हमें y की, ठीक। अब साइन थीटा जो होता है वो तो हमें पता है -1 से 1 के बीच ही लाई करता है, ठीक। तो अब जब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे नाउ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स प्लस अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से +1 के बीच, करेक्ट, कॉस होता तो वो भी इतने में लाई करता है, -1 से 1, क्योंकि यहाँ √5 भी है ना मल्टीप्लाई में,
तो √5 से मल्टीप्लाई करो तो सारे टर्म √5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, -√5 साइन एक्स प्लस अल्फा और √5 बन जाएगी ऐसे। ठीक है, देख लीजिए। अब ये एक्चुअली वैल्यू किसकी है, साइन एक्स प्लस अल्फा, यही तो है वाई की वैल्यू। तो और अब हमें पता लग गया वाई कहाँ से कहाँ आ रहा है, -√5 से +√5, ये आगे रेंज। ठीक है, बस फाइंड आउट हो गई रेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से हो सकते हैं, केवल अकेला भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। केवल अकेला मतलब केवल कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आपको याद है -1 से 1, साइन एक्स आपको याद है -1 से 1, tan एक्स हो सकता है, तो tan एक्स की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। sec एक्स की रेंज क्या होती है, sec थीटा cos थीटा, सबकी रेंज याद रखिएगा इस बात को। क्योंकि रेंज में जब तक आपको सबकी रेंज याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस जो रेंज से रिलेटेड थे, जिनमें हमें रेंज फाइंड आउट करनी थी, तो हम इस तरह से उन्हें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये सभी को समझ में आया, बताइए। ये सब ओके, सभी को क्लियर है ना, रेंज किस तरह से फाइंड आउट की जाएगी, इसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे। 2-3 एग्जांपल्स अलग अलग बताए हैं। रैशनल का एग्जांपल हो गया ये, ठीक। ये पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अंडर रूट वाले से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्वेश्चंस करके देख लेना एक बार से, इससे रिलेटेड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन पूरा। अभी भी किसी को डाउट है अगर, तो वो मेरे से या तो मंडे के क्लास में पूछना, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लेना, लेकिन डाउट्स मत रखना। ठीक है, कोई भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी टाइप की क्वेश्चन में, तो वो आप जरूर से क्लियर कर लीजिएगा पहले। ठीक है, और अगर कोई डाउट नहीं आएगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी के क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, तो फिर हम मंडे से नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकंड वो पढ़ेंगे फिर। ओके, तो अभी अगर किसी को कुछ जो अभी एक्सप्लेन किया इसमें कोई डाउट है तो बताइए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पूछना है किसी को? हाँ, एक बात और। जैसे ये साइन थीटा है ना, ये मैंने लिख दिया कि साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 होता है। मान लीजिए यहाँ से स्क्वायर होता, तो स्क्वायर होने पे क्या हो जाता है, नेगेटिव नंबर्स रिमूव हो जाते हैं, तो फिर ये 0 से 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे इस एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, एक्स तो होता है पूरे रियल नंबर्स, लेकिन एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करता है, 0 से इन्फिनिटी तक। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से लाई करेगा, 0 से 1 तक, क्योंकि ये मैक्सिमम 1 तक ही होता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो वो 0 से 1 बन जाता अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग होती तो, लेकिन स्क्वायरिंग है नहीं, तो इस तरह से होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ से के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो कुछ नहीं पूछना अभी किसी को भी? अगर कोई डाउट अभी नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए फिर क्लास। आप डिस्कनेक्ट करेंगे तब मैं फिर उसे वो करूंगा लीव। हाँ कुछ, हेलो, कौन बोल रहा है बेटा? रंजन, हाँ बताओ। ये ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा डिफाइंड तभी होता है जब स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू लिखी हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, लिखी तो मैंने ये लाइन, इट एग्जिस्ट, इट का मतलब है ये फंक्शन
एग्जिस्ट व्हेन दिस इज इक्वल्स टू जीरो, नॉट मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो उसके लिए हमने ये वेव बना दी। ठीक, वेव बनाने के बाद में हमें पता लग गया। अगर ये ऐसे दो फंक्शन दिखे हो ना तो इसको हम उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो उसकी वैल्यूज बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए 1 के बराबर नहीं था मगर 0 के बराबर वो है। ओके, ठीक है, और बताओ, और कोई, और किसी का डाउट कुछ? एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है फिर, बाकी के टॉपिक अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।